तो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग यूपी टेट साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में जो हमारा लेक्चर है आगे शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो समझा था उसी के आगे कुछ हम लोग और बात कर लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने साइकोलॉजी के शब्द के बारे में समझा था। जो हमारा साइकोलॉजी है ये शब्द दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। मैंने आपको बताया था क्या था, साइके शब्द था। कौन सा शब्द था? साइके। और दूसरा हमारा था लॉजी। तो साइके शब्द की अगर हम बात करें तो साइके का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे साइके का अगर मैं बात करूं तो 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी और 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी की अगर हम बात कर लें। 16 सेंचुरी में इसे हम लोग आत्मा का विज्ञान बोले थे। किसका? आत्मा का विज्ञान। इसी साइके को ही। और 17 सेंचुरी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान हम लोगों ने इसको बोला था। और 19 सेंचुरी में इसे हम लोगों ने चेतना का विज्ञान बोला था। और 20 सेंचुरी में इसे हम लोगों ने व्यवहार का विज्ञान बोला था। याद रखना, जो मैंने आपको ये बात बताई ये सारे के सारे किसका मीनिंग देता है? साइके का। यानी कि साइके जो वर्ड है, अगर आपसे पूछेगा ये साइके वर्ड 16 सेंचुरी में क्या बताता था, तो ये बताता था आत्मा को। जबकि यही साइके वर्ड 17 सेंचुरी में मन को, मन या मस्तिष्क को, और 19 सेंचुरी में चेतना और 20 सेंचुरी में व्यवहार के बारे में बताता था। यहीं पे है लॉजी। लॉजी का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है, टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। और ये हमारा साइके का मतलब होता है, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। साइके का मतलब अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा मन, यानी कि यह माइंड हो जाएगा। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस हो जाएगा। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस। और व्यवहार यानी कि बिहेवियरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहेवियरिज्म। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझे। बात यहाँ पर एक आती है कि जो साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द आखिर आया कहाँ से? तो मैंने आपको बताया था कि यह शब्द साइकोलॉजिया से निकला है। कहाँ से निकला है? साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया है क्या? तो यह एक बुक है। क्या है? बुक। और यह बुक कब निकली थी? तो हमने आपको बताया था, अच्छी तरह से दिमाग से आप लोग याद कर लेना कि ये 19 सेंचुरी की बुक है। कब की ये बुक है? 19 सेंचुरी की यह बुक है। और 19 सेंचुरी की अगर यह बुक होगी तो बताओ, ये अभी बहुत पहले की बात हो जाएगी। यह कहीं कहीं पे आपसे यही पूछ लेगा कि 19 सेंचुरी की, तो यहाँ पे आप लोग गलत मार देना। याद रखना कि सबसे पहले 16 आया था और 16 के पहले यह बुक लिखा जा चुका था। तो इसका क्या मतलब है? यह बुक निकला था 1519 में, 1590 में निकला था। मैंने इसीलिए 90 ये बोला क्योंकि कोई 19 और 17 ये सेंचुरी सब दे करके आपको फंसा सकता है। जबकि आप लोग अगर इसको पकड़ सकते हैं तो ट्रिक यही रखना कि 16 सेंचुरी है, इसके ऊपर वाला यानी कि 1500 से यह बुक लिखा गया था। 1590 में यह बुक आया था। अब यहीं पे एक बात आती है कि अगर यह बुक था तो यह बुक किसने लिखा था? तो इस बुक को लिखने वाला एक साइकोलॉजी था, एक फिलोसोफर था, सॉरी, उस फिलोसोफर का नाम था रुडोल्फ। क्या नाम था? रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल उस फिलोसोफर का नाम था। इसी ने यह बुक लिखा था। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, जो समझने की बात है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द ये हमारा है ही। इस साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले अभी हमने कहा कि निकला कहाँ था, तो अभी आप लोगों ने समझ गए कि ये शब्द जो निकला था, अभी हमने बताया कि ये साइकोलॉजिया से निकला था। कहाँ से निकला था? साइकोलॉजिया से। है क्या ये बुक है। कब निकला था? 1519 यानी 1590 में। किसने निकाला था? अभी मैंने बताया, रुडोल्फ गोइकिल ने। रुडोल्फ गोइकिल ने। ये बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ कि यह जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द, इस साइकोलॉजी के बारे में कि यह सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया? फर्स्ट टाइम्स एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इसके बारे में भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जिसने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम है मार्को मैरोली। क्या नाम है उसका? नाम है मार्को
मार्को मैरोलिक इसी ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कब किया था एक्सपेरिमेंट, तो यह एक्सपेरिमेंट 1506 यानी कि 1506 में हो गया था, जबकि यह बुक हमारा कब निकला था 1590 में। इसका एक मतलब है कि यह साइकोलॉजिया बुक निकलने से पहले ही इसका एक्सपेरिमेंट मार्को मैरोलिक ने कर दिया था। अब एक अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि जो ये साइकोलॉजी वर्ड है, यह वर्ड कैसा वर्ड है, तो यह वर्ड लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। अगर ये लैटिन वर्ड है तो यहाँ पे जो मेरा दो शब्द निकला था, एक निकला था साइके और एक निकला था लॉजी। क्या निकला था? साइके और निकला था लॉजी। और ये दोनों साइकोलॉजी कैसा था, तो ये ग्रीक वर्ड था। कैसा वर्ड था? ग्रीक वर्ड था। आप लोग ये भी समझ लेना। देखिए यूपी टेट का क्वेश्चन है, कहीं से कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप लोग हर चीज के लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूं। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा ये लेक्चर मेरा पूरी तरह से साइकोलॉजी का, ये जो छोटा सा सेगमेंट है, इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे और जितना चीज मैंने बताया है यहाँ पे सब चीजों का मैं क्वेश्चन करवाता चलूंगा। देखना कितना आपको मजेदार ये लगेगा। जब आप लोग पढ़े रहेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग अच्छे से दे लेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मा के बारे में, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो आत्मा था, आत्मा के बारे में किसने बताया था, तो आत्मा यानी कि सोल के बारे में जो जिसने बताया था वो था अरस्तु। किसने था? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य प्लूटो था, तो प्लूटो भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद मैंने एक बताया था कि ये एक आता है फिलोसफर गैरिट नाम था। इस गैरिट ने क्या किया था? इस गैरिट ने भी कुछ काम किया था। इसी ने सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में बताया। याद रखना, सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में, सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में किसने बताया था? तो गैरिट ने ही बताया था। गैरिट के बारे में हमने समझा कि गैरिट आ गया। गैरिट ने क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया कि गैरिट ने साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताया था। गैरिट के बाद आया केलर। कौन आया? केलर। केलर ने क्या कहा? केलर ने बताया कि जो दर्शन शास्त्र है, जो दर्शन शास्त्र वो मनोविज्ञान की जननी है। क्या है? मनोविज्ञान की जननी है, यह केलर ने बताया था। ये सारे के सारे जो बातें हैं ये अभी कहाँ की चल रही है? आत्मा के विज्ञान से ही चल रही है। आत्मा के विज्ञान से। अगर आपसे पूछ लेगा कि आत्मा के विज्ञान से जुड़े हुए जो फिलोसफर हैं, जो दार्शनिक हैं, कौन कौन हैं, तो आप लोग ये सारे लोगों के नाम लिख सकते हैं। तो अब हम लोग चल लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो हमारे फेमस फिलोसफर हैं, यानी कि जो दार्शनिक हैं, दार्शनिक, उनके बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आत्मा के विज्ञान में कौन कौन है। आत्मा वाले में, आत्मा के विज्ञान का फेमस जो फिलोसफर था वो कौन था, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि सबसे पहले अरस्तु था। कौन था? अरस्तु के बाद कौन था? प्लूटो था। प्लूटो का हो गया। फिर यहाँ पे डेकार्ट आते हैं, डेकार्ट का हो गया। फिर यहीं पे अभी मैंने आपको बताया था गैरिट का। किसका बताया था? गैरिट का, तो गैरिट हो गया। तो ये सारे के सारे जो थे हमारे कौन थे? आत्मा के विज्ञान के फिलोसफर थे। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जो आत्मा का विज्ञान है, ये जो फिलोसफर है, ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? तो ये यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। आप लोग ये भी समझ लेना। अब आती है बात आत्मा के बाद अगर बात करें तो मन मस्तिष्क का विज्ञान था। उसमें जो फेमस फिलोसफर था वो कौन था? तो इसके जनक तो हमने आपको बताया था पोम्पोनोजी। कौन थे? पोम्पोनोजी।
नॉजी थे, फेमस फिलोसफर थे, ये आएंगे। इसके बाद आएंगे लॉक, जिसे हम लोग जॉन लॉक के नाम से जानते हैं, वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लॉक लिख लेते हैं, आप लोग समझ लेना, जॉन लॉक। उसके बाद आते हैं बर्कली, कौन आएगा? बर्कली। और फिर आ जाता है मस्ती, ये हमारे फेमस फिलोसफर ये भी हैं। फिर आती है बात कि ये कहाँ के थे, तो ये थे हमारे इटली की। कहाँ के थे? इटली। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये इटली के थे, आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं कि मन मस्तिष्क का तो हो ही गया, अब इसके बाद आएगा चेतना का विज्ञान। किसका आएगा? चेतना का विज्ञान। तो जब भी चेतना के विज्ञान की बात करेंगे, इसके जो फेमस फिलोसफर थे वो कौन कौन थे, तो उसमें हमारे आएंगे विलियम बुंट। कौन आएगा? विलियम बुंट आएंगे, विलियम बुंट। फिर इसी में आएंगे विलियम जेम्स भी आएंगे। फिर इसी में आएंगे जेम्स है तो जेम्स के ही नाम से ही आगे शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे सल्ली लिख देंगे हम लोग, जेम्स सल्ली, ये भी बहुत फेमस फिलोसफर हैं, ये आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे एक आएंगे वाइप्स, क्या नाम है उनका? वाइप्स, ये भी फेमस फिलोसफर हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे इन सारे लोगों के अगर मैं नाम लिखा, तो ये सारे जो लोग हैं, ये लोग कहाँ कहाँ के हैं ये भी समझ लेना। जैसे ये विलियम जेम्स है, तो विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले हैं, कभी ये भी पूछ लेता है आप लोगों से, तो ये लिख लेना कि ये जर्मनी के हैं। कहाँ के? जर्मनी के। अब यहाँ पे विलियम जेम्स की अगर मैं बात करूं, तो ये अमेरिका के हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट में, इससे भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे जेम्स सल्ली वाइप्स इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनके लोकेशन के बारे में जाना जाए, तो ये सिर्फ नाम ही आप लोग इनका याद रख लेना। चलिए व्यवहार के विज्ञान के बारे में बात करते हैं। व्यवहार के विज्ञान, तो व्यवहार के विज्ञान के जो महत्वपूर्ण जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, कौन कौन से थे, तो यहाँ पे आ जाएंगे जेबी वाटसन, इनको ले लेंगे। उसके बाद फिर यही हमारे जनक हैं, व्यवहार के विज्ञान के जनक हैं, ये कौन है? जनक है जेबी वाटसन। इसके बाद हमारे आ जाएंगे वुडवर्थ, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वुडवर्थ, ये भी आ जाएंगे। फिर यहीं पे आ जाएंगे स्किनर महोदय, स्किनर। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे मन और क्रो भी आ जाएंगे इसमें, क्रो और मैकडूगल, ये जो हैं सारे के सारे जितने लोग हैं, ये हैं व्यवहार के मनोविज्ञान के बारे में। जेबी वाटसन क्योंकि ये जनक है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं यह भी पूछा जा सकता है, तो ये भी लिख लीजिए, अमेरिका के रहने वाले थे। अब बात करते हैं, जैसे मैकडूगल की बात करते हैं, तो मैकडूगल ने बहुत अच्छी एक बात बताई थी, वो आपको जानना चाहिए कि 1905 में इन्होंने एक बुक लिखा था। क्या लिखा था? इन्होंने एक बुक लिखा था, और उस बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये उस बुक का नाम था जो मैकडूगल ने लिखा था। क्या बात किया था? इसमें व्यवहार के ही बारे में बताया गया था। किसके बारे में? व्यवहार के बारे में। और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो व्यवहार को इन्होंने चेतना यानी कि इमोशन के जरिए बताने की कोशिश की गई थी। इमोशन बोले तो संवेगों के जरिए बात बताने की कोशिश की थी। और आपको पता है 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि जैसे आत्मा का विज्ञान हो गया, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान हो गया, फिर चेतना का विज्ञान हो गया। ये तीनों विज्ञान क्यों स्वीकार नहीं किए गए? क्यों ये स्वीकार नहीं किए गए? आखिर रीजन क्या था कि क्यों ये स्वीकार नहीं किए गए? तो उसके पीछे एक रीजन जो था, अभी मैं ये अमूर्त क्रिया थी। क्या थी? अमूर्त क्रिया होने की वजह से यह स्वीकार नहीं की गई, इसे नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि जो अमूर्त क्रियाएं होती हैं वो दिखती नहीं है, और जो दिखता नहीं है उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं।
नहीं प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए यह विचार नहीं माना गया। तो जो विचार माना गया उसमें आया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान ये कैसी क्रिया है? मूर्त क्रिया है। कैसी क्रिया है? मूर्त क्रिया है। और मूर्त क्रियाएं क्या होती हैं? मूर्त क्रियाएं हमेशा दिखती हैं, हमेशा दिखती हैं। अगर ये दिखेगी तो इसका प्रयोग हो पाएगा कि नहीं? तो इसका प्रयोग हो जाएगा। अब अगर यह प्रयोग हो जाएगा तो इसका कोई खंडन नहीं कर पाया। इसीलिए व्यवहार का जो विज्ञान है यह सर्वाधिक मान्य मत है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जानना जरूरी था, इसलिए इसको भी हमने बता दिया। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि ये सारे क्यों नहीं माना गया, व्यवहार वाला ही क्यों माना गया, तो ये सारी चीजें आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ अपने पीडीएफ के बारे में समझ लेते हैं जो यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए बनाया है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं कि चेतना के बारे में अगर मैं बात करूं तो चेतना का मंथन प्रयोग चल ही रहा था कि दर्शन में दो शाखाएं आ गई। कौन कौन सी शाखा थी? संरचनावादी शाखा और प्रकार्यवादी शाखा। अगर मैं बात करूं संरचनावादी शाखा की तो ये चेतना के कारण व्यवहार जो हम करते हैं, जो हमारी चेतना होती है उनके जरिए जो हम व्यवहार करते हैं वो संरचनावादी शाखा के लोग मानते हैं। जबकि प्रकार्यवादी शाखा में व्यवहार के कारण जो हमारी चेतना की स्थिति आती है या फिर जब हम चेतना में पहुंच जाते हैं तो वो प्रकार्यवादी शाखा के लोग बताते हैं। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात रखें कि दोनों लोग जो हैं, जो यहाँ पे दोनों लोग हैं, वो दोनों लोग किसकी बात कर रहे हैं? चेतना की ही बात कर रहे हैं। चाहे संरचनावादी लोग हों चाहे प्रकार्यवादी लोग हों, चेतना की ही बात कर रहे थे। और यही दोनों संप्रदाय यानी कि जो ये संरचनावादी हैं और जो ये प्रकार्यवादी हैं, ये दोनों संप्रदाय अगर हम बात करें, संप्रदाय या इसे स्कूल भी बोलते हैं, स्कूल बोलो या फिर इसे संप्रदाय बोलो, ये जो दोनों संप्रदाय हैं आगे चलकर व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय के नाम से भी दो शाखाओं में बट गए या दो शाखाएं आगे निकल गईं। तो ये भी दिमाग में रखे रहना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पीडीएफ पे जो आपके लिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है। देखिए क्या बात करते हैं कि जो आधुनिक वाला बात कर रहा है कि जो आधुनिक हमारा मनोविज्ञान है, यह आधुनिक मनोविज्ञान जो है यह व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान। और ये आधुनिक मनोविज्ञान की जो जन्म भूमि पूछेगा तो याद रखे रहना अमेरिका में है। और अभी मैंने बताया था अमेरिका का रहने वाला कौन था? विलियम जेम्स था। आप लोग पीछे देख सकते हैं। और विलियम जेम्स को अमेरिका में बहुत ख्याति है। इसने व्यवहार के मनोविज्ञान के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए व्यवहार के मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है जो अमेरिका के हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं व्यवहार के विज्ञान के जनक कौन है? जेबी वाटसन है। तो लेकिन विलियम जेम्स को क्यों माना जाता है अमेरिका में? तो उसका रीजन है कि सबसे पहले मनोविज्ञान पर प्रयोग करने का कार्य किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। इसीलिए अमेरिका में इन्हें क्या माना जाता है? व्यवहार के मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन अगर अमेरिका को बात ना किया जाए, ओवरऑल वैसे बोल दिया जाए तो जेबी वाटसन ही हैं। तो सबसे पहले प्रयोग करने के नाते विलियम जेम्स को हमें क्या माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो यहाँ पे है शिक्षा मनोविज्ञान का आखिर जन्म कहाँ से हुआ, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका जन्म कैसे हुआ, अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पे क्या है? मानव है, तो मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब अगर यहाँ पे मानव के व्यवहार का अध्ययन होगा शिक्षा मनोविज्ञान में, तो यहाँ पे यह अध्ययन कब होगा? यह गर्भावस्था से शुरू होगा, गर्भावस्था से शुरू होगा और ये मृत्यु तक ये व्यवहार का अध्ययन होगा।
अब एक बात दूसरी आती है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान अगर है तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक छोटा सा शाखा है, इसी शिक्षा मनोविज्ञान से निकला, उसे बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं? बाल मनोविज्ञान।